पुलिस को खुफिया तौर पर इतलात तो फराहम करते रहते थे, लेकिन अपना कोई नुकसान होने पर दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कभी नहीं लिखवाते थे। पुलिस ने जब भी मुदाखलत की थी तो इन्होंने यही कहा था कि नामालूम हमलावर थे, हालांकि वो जानते थे कि हमलावर कौन था। रात के 2 बज गए थे। समीना उठकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। बिस्तर पर लेटते ही वो सो गई। सुबह वो जल्दी उठ गई। शारक सो रहा था। उसने चाय बनाई और शारक को भी जगा दिया। चाय पीकर तैयार हो जाओ, नाश्ता हम बाहर करेंगे, एक जरूरी काम से जाना है। शारक ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। कहाँ जाना है? समीना ने पूछा। गाड़ी का बंदोबस्त करना है, शारक ने जवाब दिया। अब हमारे लिए गाड़ी बहुत जरूरी हो गई है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तकरीबन 10 बजे वो तैयार होकर बाहर निकले। समीना ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उसे ये लिबास अच्छा लगा, इसलिए उसने ज्यादातर पैंट शर्ट पहनने ही का फैसला किया था। उसके बाल मर्दाना स्काई में कटे हुए थे, लेकिन उसने बेस बदलने की कोशिश नहीं की थी। पैंट शर्ट में उसके जिस्म तो ऊंची से नुमाया हो गए थे। फैशनेबल गर्म भी लड़कियां सा लिबास तो पहनती ही रहती थी। समीना ने भी अभी इस लिबास में कोई कबात नहीं समझी। वो मेन रोड पर किसी रिक्शे के इंतजार में खड़े थे कि चुवर्गी की तरफ से आने वाली एक साइकिल उनके सामने से गुजर गई। समीना ने मोटरसाइकिल सवार को नहीं देखा था, मगर मोटरसाइकिल सवार ने उसे देख लिया था। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार एकदम कम कर दी और उसे घुमाकर वापस आ गया। और जब मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी, क्योंकि वो उसका बाप शफात अली था। पुलिस का सायरन सुनते ही माजा गुजर और उसके आदमी वहां से भागे थे। गली में कुछ दूर उनकी गाड़ियां खड़ी थी। वो 2 कारों में आए थे। 4 आदमी एक कार में बैठ गए और माजा गुजर को लेकर दूसरी कार में बैठ गया। अच्छू पिछली सीट पर बैठा हुआ था और माजा गुजर स्टीयरिंग के सामने। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। वो रात का इब्तदाई हिस्सा था। सड़कों पर ट्रैफिक भी मौजूद था। माजा गुजर की कार की रफ्तार अगरचे खतरनाक हद तक तेज थी, लेकिन वो एक माहिर ड्राइवर था। बड़ी होशियारी से अपनी कार को निकालता ले गया। उसने अपने दूसरे साथी उसे कह दिया था कि किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं, जबकि उसकी अपनी कार का रुख रावी के पुल की तरफ था। उसने अपनी राइफल अच्छू के हवाले कर दी थी और अच्छू ने पिछली सीट उठाकर बाजे की राइफल के साथ अपनी राइफल भी छुपा दी थी। दरियाए रावी पुल गेट गोल्ड टैक्स बूथ पर माजे ने कार की रफ्तार हल्की कर दी और जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर हाथ में पकड़ दिया। कार के टैक्स सदर से 2 रुपए था, लेकिन उसके पास 2 रुपए खुले नहीं थे। बूथ के करीब पहुंचकर उसने रफ्तार मजीद हल्की कर दी और बूथ के सामने खड़े हुए लड़के के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाकर कार की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ा ही आगे जाकर शायद चौक की तरफ मुड़ने की बजाय उसने कार बाईं तरफ वाली सड़क पर घुमा दी। ये सड़क मशरिक़ वुस्ता के किसी इलाके का मंदिर पेश करती थी। इसके दोनों तरफ खजूर के कद्दावर दरख्त थे। उस सड़क पर जरा आगे बाईं तरफ तारीखी 12 दरी की तरफ जाने वाला रास्ता था। बदरमाजा गुजर कार को सीधा लेता चला गया। सड़क के बाईं तरफ रावी बह रहा था और दाईं तरफ खेतों का वसी सिलसिला था। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद उसने कार नशेब में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उस रास्ते पर तकरीबन 200 गज आगे खूबसूरत मकान था। माजे ने मकान के सामने कार रोक दी। कार रोकते ही 2-3 कुत्ते उसकी तरफ लपके, मगर माजे ने नीचे उतरने की बजाय हारन बजा दिया। 2-3 मरतबा हारन बजाने की बजाय एक रेड उमर आदमी मकान की पिछली तरफ से निकलकर सामने आ गया। उसने धोती और बुनियान पहन रखी थी। ऑयल सूद दे, माजे ने खिड़की से सर निकाल कर कहा। पहले इन कुत्तों को तो संभाल और फिर बैठक का दरवाजा खोल। अच्छा जी, अभी खोलता हूँ। सूदे नामी उस शख्स ने माजे गुजर को पहचान लिया था। वो कुत्तों को इश्कारता हुआ मकान के पिछली तरफ ले गया और फिर कुछ ही देर बाद उसने मकान का दरवाजा खोल दिया। माजा गुजर और अच्छू कार से उतरकर अंदर आ गए। ये बैठक थी। खेतों में आगे किसी मकान में इस किस्म के ड्राइंग रूम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वसी और अरीज कमरा था। तबीज गारीन बिछा हुआ था। शानदार और कीमती सोफे थे। एक तरफ ट्राली पर एक सोनी का रंगीन टीवी और उसके निचले हिस्से में VCR भी रखा हुआ था। आराइश की हर चीज कीमती थी। बीबी जी को जगा दूं मलक जी? सूदा ने पूछा। नहीं, उसे सोने दे और तू हमारे लिए चाय बना कर ले आ, फिर खुद भी जाकर सो जाना, माजे ने कहा। सूदा अच्छा कहता हुआ अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। माजा गुजर एक सोफे पर नींद रात हो गया था, जबकि अच्छू कालीन पर लेट गया। ये माजा गुजर की बहन आरफा का घर था। आरफा उससे तकरीबन 6 साल छोटी थी। माजे ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी। आरफा पेशोर अब्दुल कादिर इस इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार था, लेकिन शादी के तकरीबन 2 साल बाद पड़ोस के एक जमींदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। दूसरे लोगों की मुदाखले से बात उस वक्त तो रफा दफा हो गई, लेकिन वो जमींदार इंतकाम लेने के लिए मौके की ताक में था और एक रोज उसे मौका मिल ही गया। अब्दुल कादिर लाहौर शहर गया हुआ था। जमींदार को अंदाजा था तो उसकी वापसी किस वक्त होगी। वो अपने आदमियों के साथ रास्ते पर गात लगाए बैठा रहा और शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद जब अब्दुल कादिर अपने यके पर उस तरफ पहुंचा तो जमींदार और उसके आदमियों ने हमला कर दिया और अब्दुल कादिर और उसके एक नौकर को कत्ल करके फरार हो गए। उस वक्त आरफा की गोद में 6 माह की बच्ची थी।
कुछ अर्सा गुजरने के बाद खुद माजा गुजर और दूसरे रिश्तेदारों ने आरफा को मशवरा दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले। एक दो रिश्ते भी आए थे मगर आरफा ने साफ इनकार कर दिया। बच्ची की परवरिश के साथ ही उसने जमींदारी भी संभाल ली थी। वो एक मिसाली जमींदार साबित हुई। उसके मदारे और जीतर मुलाजम उस पर जान छिड़कते थे। माजा गुजर कभी कभार यहाँ आया करता था, लेकिन जब से उसने बैन से बेचकर हीरोइन का बिजनेस शुरू किया था उसके बाद उसने यहाँ आना बहुत ही कम कर दिया था और आज उसने मजबूरन इस तरफ कार रोक किया था। लाहौर में उसके सारे अड्डे शारिक की नजरों में आ गए थे। उसकी गुलबर्ग नहर वाली कोठी भी महफूज नहीं रही थी। उसने जिस तरह शारिक के डेरे पर हमला किया था उसे यकीन था कि शारिक जिंदा नहीं बच सकेगा, लेकिन सूरत-ए-हाल उसके बरक्स साबित हुई। शारिक के एक आदमी मारा गया और शारिक समेत उसके बाकी साथी वहां से गायब हो गए थे। माजा गुजर को यकीन था कि शारिक आज ही रात जवाबी कार्रवाई करेगा और इसलिए वो उसे छुपने के लिए अपनी नहर वाली कोठी या किसी और अड्डे पर जाने की बजाय अपनी बहन के घर आ गया था। यहाँ के बारे में उसके अपने आदमियों को भी इल्म नहीं था। अच्छू पहला आदमी था जो उसके साथ यहाँ आया था। वैसे भी ये इलाका लाहौर में नहीं, जिला शेखुपुरा की हदूद में था और कोई सोच भी नहीं सकता था तो वो यहाँ आया होगा। तकरीबन 20 मिनट बाद सूदा चाय लेकर आ गया। उसने एक कप दोनों के सामने रख दिया। कमरा खोल दूं मलक जी, रात तो यहीं रहेंगे ना? सूदे ने पूछा। बाकी रात इसी सोफे पर लेटे लेटे गुजार लूंगा, कमरा खोलने की जरूरत नहीं, तुम जाकर सो जाओ, माजे गुज्जर ने कहा। शुदा अच्छा जी कहता हुआ फिर अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। माजा गुज्जर वो अच्छू चाय पीते रहे, साथ ही वो आज की सूरत-ए-हाल पर तबसरे भी करते रहे। अच्छू को भी इस बात पर हैरत थी कि शारिक और उसके साथी अचानक कहाँ गायब हो गए थे। ये बात अब तक बेगी समय में नहीं आ सकी। माजे गुज्जर ने कहा, हमारी तरफ से फायरिंग के जवाब में कम से कम 3 आदमी मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग कर रहे थे। तेरे मारा गया एक ही आदमी, खुद 2 गायब हो गए। माजे उस्ताद, अच्छू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बहुत अरसा उस्ताद छांगा के साथ रहे हो, कई रात अभी तुमने छांगा के डेरे पर ही गुजारी है। क्या तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वहाँ कोई तय खाना भी हो सकता है? बात तो तूने बड़े पता की गई है, माजे गुज्जर ने किसी कदर चौंकते हुए कहा। छांगे से वाकई मेरी दोस्ती थी, मुझे उस कारोबार में लाने वाला भी वही था। इस कारोबार की ऊंच नीच भी मुझे उसी ने समझाई थी। मैं कई मर्तबा रात को भी उसके डेरे पर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था। उसने मुझे कभी अपने अंदर की राज की बात नहीं बताई। मैंने जीरे को उससे तोड़ने की कोशिश की थी। अगर वो कामयाब हो जाता तो सारे मसले ही हल हो जाते, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद भी मारा गया। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को लगती है कि तवीले में कोई तहखाना जरूर होगा, वरना वो लोग रात को इस तरह अचानक गायब ना होते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तहखाना कहाँ हो सकता है? मिजार के नीचे, अच्छू ने कहा। नहीं, माजे ने नफी में सारी आया, मैं कई मरतबा उस मिजार में जा चुका हूँ, वहाँ ऐसे कोई आसार नहीं। वैसे भी छांगा कमरों की बड़ी कदर करता था। अगर वहाँ कोई तहखाना है तो किसी और जगह होगा, शायद उन कमरों के नीचे जहाँ बैठकर वो अपना कारोबार करते हैं। उनका एक आदमी हमारे हाथ आ जाए तो सारा पता चल जाएगा, अच्छू ने कहा। लेकिन एक बात बेड़ी समय में नहीं आई, माजा गुजर बोला। हमने उनके कई आदमी पकड़े हैं, लेकिन किसी ने भी शारिक के खिलाफ जबान नहीं खोली। निक्का पहलवान और हफीज की मिसालें तुम्हारे सामने। उन दोनों ने अपनी जानें दे दी मगर शारिक का राज नहीं बताया। पता नहीं शारिक ने उन सब पर क्या जादू कर रखा है। उस लड़की को पकड़ो उस्ताद, अच्छू ने कहा। अगर वो लड़की काबू में आ जाए तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। लड़की हमारे कब्जे में होगी तो शारिक भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। उसे तो तलाश करना ही पड़ेगा। माजे गुज्जर ने चाय का आखिरी घूंट भरकर खाली कप मेज पर रखते हुए कहा, उस लड़की के जरिए शारिक हमारे कब्जे में आ सकता है। वो इसी तरह की बातें करते रहे। कुछ देर बाद अच्छू तो सो गया, लेकिन माजा गुज्जर जागता रहा। वो बार बार शारिक के बारे में सोचने लगता। शारिक की वजह से पिछले चंद दिनों के दौरान उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था और जो 5-6 बंदे जाया हुए थे वो इसके अलावा थे। शारिक की हिकमत अमली वो समझ गया था। वो उसे ना सिर्फ माली लिहाज से बल्कि अफरादी कुव्वत के लिहाज से भी कमजोर कर रहा था। शारिक का मंसूबा वाकई ही बेहद खतरनाक था। वो उसे बदतदरीज कमजोर करके खत्म करना चाहता था। माजा गुज्जर सोच रहा था कि अगर शारिक अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो एक रोज वो माजा गुज्जर सड़कों पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा। वो तो शारिक को इस कारोबार से ही हटाना चाहता था ताकि उसके बाद मुनशियात की मंडी पर अपनी अजारादारी कायम कर सके। लेकिन वो शारिक का तो अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सका था। अलबत्ता उसके अपने कदम उखड़ना शुरू हो गए थे। माजा गुज्जर जैसे जैसे सोचता उसका जहन उलझता चला गया और अब सूरत-ए-हाल ये थी कि शारिक का ख्याल देन में आते ही उसका खून खोलने लगता था। रात के आखिरी पहर शारिकी के बारे में सोचते हुए दफातन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और अब वो एक नए रुख पर सोच रहा था। कमरे की खिड़की से दिन का हल्का सा उजाला नजर आने लगा।
माजा रात भर जागता रहा था। वो एक लम्हे को भी नहीं सो सका। वो उधर खिड़की के सामने आ गया और खिड़की खोल दी। ताला आकर झोंका उसके चेहरे से टकराया। मकान की पिछली तरफ से मवेशियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। माजा गुजर की सारी जिंदगी गांव में गुजरी थी। बड़ी दिलचस्प जिंदगी थी। सुबह मुंह अंधेरे उठना, खामोश और पुरसुकून फिजा में मवेशियों के गलों में बजी हुई घंटियों की आवाजें। लेकिन वो जब से शहर आया था सब कुछ भूल गया था। शहर में वो रात को देर तक जागता और सुबह देर तक सोता रहता। आज बहुत अरसे बाद वो सुबह सवेरे ताजा हवा में सांस लेते हुए लहलहाते हुए खेतों की तरफ देख रहा था। मकान की पिछली तरफ वो आता था जहां मवेशी वगैरह बांधे जाते थे। उस तरफ से मवेशियों के साथ अब दो आदमियों के बोलने की आवाजें भी आ रही थी। दई इलाकों में रहने वालों के लिए एक नया दिन शुरू हो गया था। माजा गुजर खिड़की से बाहर देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। दबदन अपने अकम में हाथ सुनकर वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बहन आरफा कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने माजे को देखकर सलाम किया, फिर बोली, मुझे अभी सूदे ने बताया है रात को जब तुम आए थे तो मुझे जगा दिया उतना। वो ऐसा वक्त नहीं था जब तुम्हारी नींद खराब की जाती, माजे ने जवाब दिया। खैर तो है, इतनी रात को कैसे आए थे? आरफा ने पूछा। किसी काम से शेखुपुरे गया हुआ था। वापसी पर सोचा कि यहाँ का भी चक्कर लगाता चलूं। रात को देर से पहुंचा था, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सुल्ताना कैसी है, स्कूल जाती है या नहीं? 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए स्कूल भी नहीं जा रही। अभी तो सो रही है, आरफा ने जवाब दिया। फिर कालीन पर सोए हुए अछू की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? नौकर है, सोने दो इसे, चलो अंदर चलते हैं। माजी ने कहा और आरफा के साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आ गया। बरामदे में कुर्सियां पड़ी हुई थी, वो उन्हीं पर बैठ गए। सामने कुशादा पुख्ता सेहन था। एक दरवाजा सेहन के दूसरी तरफ भी था। थोड़ी देर बाद ही सूदा दूध की बाल्टी उठाए सामने वाले दरवाजे से सेहन में दाखिल हुआ और सीधा बावर्ची खाने की तरफ चला गया, जहां मुलाजमा पहले ही से मौजूद थी। थोड़ी देर बाद आरफा की बेटी सुल्ताना भी अपने कमरे से निकल आई। वो 10-11 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। माजे गुज्जर को देखकर वो दौड़कर उससे लिपट गई। आरफा उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और माजा सुल्ताना से बातें करने लगा। दोपहर का खाना खाने के बाद माजा और अच्छू वहां से रुखसत हो गए। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लंडा बाजार के करीब सुल्तान सराय पहुंच गए। यहाँ ज्यादातर मोटरों के वर्कशॉप थे और इन्हीं वर्कशॉपों में चाय की एक दुकान में माजा के एक एजेंट ने भी हिरवन का अड्डा कायम कर रखा था। याकूब नामी ये एजेंट भी रात को शारक के अड्डे पर होने वाली कार्रवाई में शरीक था। क्या सूरत हाल है शहर की? माजे ने उससे पूछा। रात को पुलिस ने शारक के डेरे से एक लाश उठा ली। उस लाश के अलावा उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। अलबत्ता 2 जंदरी वहां की निगरानी करने के लिए खड़े कर दिए गए, लेकिन शारक या उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला, याकूब ने बताया। कोई और बात? मद ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी तक तो कुछ पता नहीं, याकूब ने जवाब दिया। माजा गुजर तकरीबन 2 घंटे तक वहां बैठा रहा। इसी दौरान इस कारोबार से ताल्लुक रखने वाले 2 और आदमी भी वहां आए। माजी ने उनसे भी मालूमात हासिल की, लेकिन कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। शहर में खामोशी थी। माजा गुजर जब सुल्तान सराय से रुखसत हुआ तो दोपहर के 5 बजने वाले थे। वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जुबुर्जी क्वार्टर्स पहुंच गया। गेट में दाखिल होने के बाद थोड़ी दूर जाकर उसने सामने से आने वाले एक शख्स को देखकर गाड़ी रोक ली। आप बता सकते हैं कि शफाअत अली साहब कहाँ रहते हैं? माजे ने उस आदमी से पूछा। चौथी लाइन में दाईं तरफ ग्राउंड फ्लोर का आखिरी क्वार्टर है। मेरा ख्याल है भाई इस वक्त घर पर ही होंगे। थोड़ी देर पहले उन्हें आते हुए देखा था। उस शख्स ने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। माजी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुर्ख ईंटों की ये लंबी इमारतें बहुत अच्छी लग रही थी। उसने चौथी लाइन में गाड़ी मोड़ ली और कोने वाले क्वार्टर के सामने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया और अच्छू को गाड़ी में बैठे रहने का इशारा करता हुआ नीचे उतर गया और दरवाजे पर घंटी का बटन दबा दिया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया। वो एक नौजवान था जो उलझी हुई नजरों से माजे की तरफ देख रहा था। शफाअत अली साहब से मिलना है, माजे गुजर ने कहा। वो समीना का भाई नदीम था। वो कुछ देर तक उलझी हुई नजरों से माजे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, आप पिछली तरफ से आइए, मैं बैठे का दरवाजा खोलता हूँ। माजा गुजर कार में बैठे हुए अच्छू को इशारा करता हुआ बलाग के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ आ गया। उस तरफ बैठे का दरवाजा था। खार क्वार्टर वाले ने अपने क्वार्टर के सामने तारों या बाड़ से हदबंदी करके खूबसूरत लान बना रखे थे। इस क्वार्टर के सामने भी बाड़ की हद बंदी थी और आमतौर के लिए लकड़ी के तख्तों का एक दरवाजा भी लगा रखा था। लान खूबसूरत था, फूलों के पौधे लगे हुए थे। लकड़ी का ये फाटक गालबन लान को बकरियों वगैरह से बचाने के लिए लगाया गया था। तकरीबन 1 मिनट बाद वही नौजवान बैठक के दरवाजे से बाहर आया। उसने आगे बढ़कर लान वाला फाटक खोल दिया और माजे को बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। माजा एक कुर्सी पर बैठा इधर उधर देखने लगा। बैठक के फर्नीचर और दीगर सामान से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। तकरीबन 5 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदरूनी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ।
मादा गुजर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया। वो समीना का बाप शफात अली था। वो अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों हाथ मिलाकर बैठ गए और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिलाकर शफात अली ही ने उस खामोशी को तोड़ा था। मेरा ख्याल है मैंने आपको पहली मर्तबा देखा है, बहरहाल फरमाइए आप किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। शफात अली सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। बात कुछ अजीब सी है। मादा गुज्जर कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला, समझ में नहीं आता कि किस तरह शुरू करूं। मेरी भी जवान बेटी है, मुझे भी एहसास है कि आप खुलकर बात कर लीजिए। शफात अली ने उसकी बात काट दी। मैं आपकी बेटी समीना बीबी के बारे में बात करना चाहता हूँ। माजे ने कहा, आपका मेरी बेटी के मामले से क्या ताल्लुक है? शफात अली ने उसे घूरा। आप शरीफ आदमी हैं, समीना बीबी की शराफत में भी कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती से को गलत हाथों में फंस कर खतरनाक रास्ते पर चल निकली है। मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप हैं कौन और इस मामले से आपको क्या दिलचस्पी है? देखिए जी, मादा गुज्जर उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिलचस्पी और गर्ज ना हो तो कोई किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ाता। इस मामले से मेरी भी एक गर्ज वाबस्ता है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। जरा वजाहत कीजिए, शफात अली ने कहा। समीना बीबी लाइमी में फैसलाबाद में एक ऐसे आदमी के जाल में फंस गई थी जो मुनशियात का एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वो एक बहुत खतरनाक कातिल भी है। उसी वजह से समीना बीबी बाद संगीन केसेस में मुलव्वस हो चुकी है। वो फैसलाबाद पुलिस को कत्ल के एक केस में भी मतलूब है। वो चंद रोज पहले लाहौर में भी एक आदमी को कत्ल कर चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी उसके बारे में इतला नहीं मिली। समीना बीबी इस वक्त जिस शख्स के जाल में फंसी हुई है वो बेहद खतरनाक आदमी है। उसकी वजह से समीना बीबी भी जराइम की दलदल में फंसती जा रही है। शफात अली उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो एकदम फट पड़ा। उसने माजे को पुलिस के हवाले कर देने की धमकी तक दे डाली थी। माजा गुजर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। वो अच्छी तरह समझता था कि यहाँ गर्म मिजाजी दिखाने से मामला बिगड़ जाएगा। देखिए जनाब, वो नरम लहजे में बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आपको मजीद परेशान करने नहीं। अगर आप मुझे ताउन करें तो ना सिर्फ आपकी बेटी वापस आ सकती है बल्कि उसके खिलाफ तमाम केसेस भी खत्म मैं करा सकता हूँ। आप चाहते क्या हैं? शफात अली ने कहा। सुना है आपने समीना बीबी को किसी आदमी के साथ उस कॉलोनी से निकलते हुए देखा था। मैं उस शख्स को जानता हूँ, उसका नाम नून रखा है। वो फैसलाबाद का रहने वाला है, मुनशियात का धंधा करता है और एक आदमी को कत्ल करके फैसलाबाद से भागा हुआ है। फैसलाबाद पुलिस को शुबह है कि समीना बीबी भी कत्ल के उस केस में मुलव्वस है। वो दोनों इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। समीना बीबी शारिक नामी एक आदमी की तहवील में है जो रोपोश है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समीना बीबी और नौलखा यहाँ किस घर में ठहरे थे। अगर उसका पता चल जाए तो उसे नौलखा के बारे में मालूम किया जा सकता है। उसका नाम नासिर अली है। शफात अली ने जवाब दिया। यह सबूत भी मिल गया था कि समीना रात को उसके घर में रही थी। नौलखा उसका रिश्तेदार है। पुलिस ने नासिर अली को पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? माजिद गुज्जर ने पूछा। पुलिस के ख्याल में वो बेगुनाह था इसलिए उसे छोड़ दिया गया। शफात अली ने जवाब दिया। माजा गुज्जर कुछ देर खामोश रहा, फिर वो दोनों पुरसुकून लेने में बातें करते रहे। माजा गुज्जर जब शफात अली के क्वार्टर से निकला तो शाम के 7 बज रहे थे। वापस जाते उसने नासिर अली का क्वार्टर भी देख लिया था। उस रात 11 बजे के लगभग माजा गुज्जर के आदमी नासिर अली को उसके घर से उठा लाए। नासिर अली की उम्र 45-48 के लगभग रही होगी। दराज कामत दुबला पतरा सा आदमी था। एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क था। दफ्तर में और मोहल्ले में भी वो बहुत शरीफ आदमी समझा जाता था। 22 साल मुलाजमत में उसने एक मर्तबा भी अपने अफसरान या किसी और को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इस क्वार्टर में रहते हुए भी उसे तकरीबन 18 साल हो चुके थे। महल्ले में किसी से भी उसकी अनबन नहीं हुई थी। हमेशा दूसरों के गम खुशी में शरीक रहता। अपने हुस्न सलूक से उसने इस कॉलोनी में भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। नौनका उसकी बीवी कलसूम का मामूजाद भाई था। वो फैसलाबाद में रहता था। बहुत शरीफ आदमी था। अक्सर लाहौर आता रहता था और हमेशा उन्हीं के यहाँ ठहरता था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि वो नशा करने लगा, रास्ते से भटक गया। उसकी बीवी और बेटे का इंतकाल हो गया। वो हेरोइन बेचने लगा। उसने खुद तो नशा करना छोड़ दिया मगर वो हेरोइन फरोख्त करके नौजवान नस्ल को मौत के कुएं में धकेलने लगा। नौलखा ने नासिर अली के यहाँ आना जाना बहुत कम कर दिया और फिर चंद रोज पहले वो आधी रात को आया तो उसके साथ उसी कॉलोनी में रहने वाले शफात अली की बेटी भी थी। उन्होंने चोरी जब यहाँ रात गुजारी और फिर चले गए, मगर शफात अली ने उन्हें टैक्सी पर कॉलोनी के गेट से निकलते हुए देख लिया था। उसने पुलिस में बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी और नौनका का उलिया भी बता दिया। पुलिस के लिए यह मालूम करना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ कि समीना और नौनका कॉलोनी में किसके घर से गए थे। पुलिस नासिर अली को पकड़कर ले गई। उस कॉलोनी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती थी लेकिन इस किस्म का संगीन वाकया पहली मर्तबा हुआ था।
लोगों को मालूम था कि शफात अली की बेटी फैसलाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो ये भी जानते थे कि वो इन दिनों फैसलाबाद में थी।